हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उमंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मंत्रा बाय उमंग ढिल्लो। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसमें आपको मिलते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट्स के डिफरेंट लेक्चर्स, वो भी इजी लैंग्वेज में, जिससे कि आपको हेल्प हो सकती है आपके एग्ज़ाम्स में। और आप ये बीबीए, बीकॉम, यूपीटी, जीटी, पीजीटी आने वाला है, क्लास 12, ये सभी के लिए आपको हेल्प करेगा। जहाँ भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और डिफरेंट कॉमर्स सब्जेक्ट्स के आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। तो आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकेंड पार्ट, दैट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एमसीक्यूज़ में भी मिलेंगे, और ये आपको सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं, रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी आपको मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से सुनिएगा। और चलते हैं, फिर मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उनके इम्पॉर्टेंस, टाइप्स कौन कौन से होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस, एंड देन डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को और फिर अकाउंटिंग कन्वेंशंस को। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे हमारे कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके बेसिस पे हम काम करते हैं। तो ऐसे ही अकाउंटिंग, हमने पीछे बात की थी कि अकाउंटिंग इज़ आर्ट एज वेल एज द साइंस, और साइंस में क्या होते हैं? रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स, जिनको फॉलो करके हम कोई भी काम को करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन इट्स प्रिंसिपल। उनके खुद के अकाउंटिंग के कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर अकाउंटिंग बेस्ड है। ये प्रिंसिपल्स और कुछ नहीं बल्कि फंडामेंटल बिलीफ हैं और जनरल ट्रुथ हैं अकाउंटिंग के। मतलब कि इनको मद्देनज़र रख के ही अकाउंटिंग को प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब सब एक जैसे रूल्स, एक जैसे बिलीफ और एक जैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, तभी तो हम उनके बीच में कंपैरिजन को कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी कितना अच्छा कर रही है। अगर सभी लोग अपनी मर्ज़ी से अकाउंटिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, तो हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। अगर आज हमने फर्स्ट ईयर में मानिए एक कोई भी मेथड यूज़ किया, ठीक है, सेकेंड ईयर में हमने कोई अलग मेथड यूज़ कर लिया, तो क्या हम उनको कंपेयर कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हम कंपेयर करने के लिए दोनों चीज़ों को एक समान होना ज़रूरी है, एक ही फॉलो अप में करना ज़रूरी है, तभी तो हम उनको कंपेयर कर पाएंगे। अब एक कंपनी है, वो यूज़ कर रही है डेप्रिसिएशन को रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, और दूसरी दूसरे मेथड से कर रही है, तो क्या होगा? हम उनको कंपेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फॉर कंपेयरिंग एंड फॉर द रिलायबिलिटी, वी नीड टू फॉलो द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमें क्या करना है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। दीज प्रिंसिपल्स क्या है? बैकबोन है अकाउंटिंग की, जिनके बेस पर अकाउंटिंग खड़ी हुई है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब कि सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस हैं फॉर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के लिए, जो कि बेस्ड हैं कस्टम्स, जो हमारी कस्टम्स मतलब मान्यताएं हैं, पहले से मानते आ रहे हैं। यूजेज, जो हमने यूज़ करके हर गुजरते टाइम के साथ हमने जिनको यूज़ किया है। एक्सपीरियंस, क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा है, और क्या नेसेसिटी, क्या ज़रूरत थी जिसके बेसिस पे ये रूल्स को प्रिपेयर किया गया। एज अकाउंटिंग इज़ द सिस्टमैटिक और साइंटिफिक, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक नॉलेज है। मीन्स सिस्टमैटिक मीन्स कि स्टेप बाय स्टेप, और इट हैज़ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड टर्मिनोलॉजी, और इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, जिससे कि सेम ट्रांजैक्शंस और सेम वर्ड मीन सेम थिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने जैसे अभी बात किया, डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जा रहा है, तो वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सेम तरीके से चीज़ों को करेंगी, तभी हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में सेम रूल्स को फॉलो किया जाएगा, जिससे कि हम क्या कर पाएंगे? कंपेयर कर पाएंगे। एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट ट्रू और फेयर व्यू निकल के आ पाएगा उनके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। ये रूल्स और कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस जो हैं, डॉक्ट्राइन हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। ये डॉक्ट्राइन, पोस्टुलेट्स, एक्सिम्स, इन्हें क्या कहा गया है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ गैप कहा गया है, इन्हें गैप कहा गया है। गैप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बारे में प्रॉपर सारे गैप और सारे स्टैंडर्ड्स को लेकर आऊँगी, तो वो हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉनसन क्या कहते हैं कि जनरली स्पीकिंग ये प्रिंसिपल्स आर द एजम्पशंस हैं,
एजम्पशंस जिनको हम मानते हैं, एज्यूम करना, मान लेना, और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है जो कि रूल्स हैं। द मेथड्स एंड प्रोसीजर ऑफ द अकाउंटिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ दीज रूल्स, जो प्रोसीजर है अकाउंटिंग का और जो किस तरीके से इन रूल्स को अप्लाई करना है, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स टू द एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें ये बताया हुआ है कैसे क्या रूल्स हैं। एक तो थ्योरी में हो गया, एक तो थ्योरी में हो गया, ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्या थ्योरी है और क्या प्रैक्टिकल है। एक तो थ्योरी में हो गया कि लिखा हुआ क्या है कि ये एजम्पशंस हमको माननी है। दूसरा हो गया प्रैक्टिकल। तो एक होता है थ्योरी और दूसरा होता है प्रैक्टिकल, कि प्रैक्टिकली हमें उसको कैसे यूज़ में लाना है, ठीक है, कैसे उन सारे रूल्स को अप्लाई करना है। तो थ्योरी जो लिखे हुए हैं, क्या एजम्पशंस हमें फॉलो करनी है, और प्रैक्टिकली हमें उनको कैसे फॉलो करना है। तो AICPA, अकॉर्डिंग टू AICPA, तो ये डेफिनेशन किसने दी है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ये AICPA की। तो ये किसने दी है, इन्होंने दी है। इनका कहना है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो जनरल मीन्स जिसे सब लोग फॉलो कर रहे हैं, जनरल हैं। जनरल का मतलब होता है जिसे सब लोग फॉलो कर रहे हैं। लॉ और रूल है जो कि अडॉप्ट किए गए हैं, और प्रेफर मतलब इन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो प्रेफरेंस इन्हीं को मिलेगी एज अ गाइड टू एक्शन, अ सेटल ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस, कि इन्हीं के बेसिस पे जितनी भी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस हैं उनको कंडक्ट किया जाएगा, प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो सारे रूल्स और जितने भी एजम्पशंस हैं जिनको फॉलो करके अकाउंट्स को बनाया जाता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस हैं जो कि फॉलो की जाती हैं अकाउंटिंग में। वो इंश्योर करती है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या हो, रिलायबल हो, कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट मीन्स जो लगातार सही तरीके, एक ही जैसी चीज़ें फॉलो की जाती हैं, जिनके बीच ऊपर हम क्या कर सकें, भरोसा कर सकें। अब कोई इंसान कंसिस्टेंट नहीं है, आप कभी देखेंगे ज़िंदगी में भी कोई इंसान कंसिस्टेंट नहीं है, और वो अपनी बातों पर कंसिस्टेंट नहीं रहता है, बार बार बदल जाता है। तो जो चीज़ बदलने वाली होगी, क्या आप उस पर ट्रस्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो अपना ट्रू नेचर नहीं दिखा पा रही है। और यूज़फुल होते हैं ये डिसीजन मेकिंग के लिए, इनके बेसिस पे क्या लेते हैं हम, डिसीजंस लेते हैं। अब फर्स्ट है एंश्योर्स एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को एंश्योर करती है कि जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं उसी चीज़ को कर रहे हैं। मीन्स प्रिंसिपल्स हेल्प करती है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस करेक्टली, बिल्कुल सही तरीके से, एंड प्रेजेंटिंग ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को दिखाती है। नेक्स्ट वन इज प्रमोट्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमने अभी बात की थी कि एक ही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अब दे प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल ओवर टाइम। अब कोई कंपनी है, कोई कंपनी ने डेप्रिसिएशन का मेथड आज तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ कर लिया, ठीक है, WDVM, और अगली बार दूसरा यूज़ कर लिया, तो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। कि अब इस साल की जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको दूसरे साल की फाइनेंशियल पोजीशन से हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई ही नहीं है, उन्होंने सेम मेथड को नहीं यूज़ किया गया है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इंश्योर्स रिलायबिलिटी। रिलायबल मीन्स जिस पे भरोसा कर सकें। अब कुछ प्रिंसिपल्स, इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम क्या होते हैं, इंक्रीजेज द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अमंग यूजर्स। जो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं वो उस इन्फॉर्मेशन पे रिलायबल कर सकते हैं, आपने अगर प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है। अगर आप किसी के प्रिंसिपल्स रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो कोई आप पर कैसे विश्वास करेगा। आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी फाइनेंशियल, क्या उस पर कोई विश्वास करेगा? नहीं, क्योंकि आपने रूल्स को फॉलो ही नहीं किया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिलायबिलिटी आती है, फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। अब वही बात आ गई कि एक कंपनी है और दूसरी कंपनी वो सेम रूल्स को फॉलो कर रही हैं, तो इन्हें हम इजीली कंपेयर कर सकेंगे। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से चल रही है, वो अपनी मर्जी से रिकॉर्डिंग कर रही हैं, दोनों अपनी अपनी मर्जी से रिकॉर्डिंग कर रही हैं, तो क्या अपने कंपेयर कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनका अपना देखने का नज़रिया अलग होगा और दूसरी कंपनी का अपनी चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होगा, जिसकी वजह से हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एड्स इन डिसीजन मेकिंग। अब ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। अगर रिलायबल इन्फॉर्मेशन होगी, सच्ची इन्फॉर्मेशन होगी, ट्रू इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो हेल्प करेगी मैनेजमेंट को और इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को एंड अदर यूजर्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ताकि वो उसके बेसिस पे एक डिसीजन ले सकें फॉर द फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रिवेंट्स फ्रॉड एंड एरर्स। फ्रॉड एंड एरर से कैसे बचाती है? अगर रूल्स नहीं होते मानिए, ठीक है, तो हर कंपनी में हर एक इंसान अपनी मर्जी से
क्या करता, रिकॉर्डिंग करता। जो अपनी बायसनेस आ जाती उनकी, उनके सब्जेक्टिविटी आ जाती, वो जैसा चाहते वो वैसा रिकॉर्ड करते। अब कोई इंसान तो सोच रहा है कि ये वाला जो ट्रांजैक्शन है हम इसको मनी में मेज़र कर सकते हैं, दूसरा सोच नहीं हम तो इसको मनी में मेज़र नहीं कर सकते, ये तो मटेरियल ही नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। तो क्या होगा, अगर कुछ रूल्स बना दिए गए हैं कि ये चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी ही करनी है और कुछ चीज़ें हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है, तो ये क्या हो गया, इससे क्या होगा, प्रिवेंट करेगा फ्रॉड एंड एरर्स का। फ्रॉड और एरर्स के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। लीगल कंप्लायंस, अब आपने रूल्स को फॉलो करते हुए, इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपने रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर किया है, तो क्या होगा, अगर कल को कोई फ्यूचर में आपकी कंपनी पर कोई क्लेम करता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दिखाकर कि देखिए हमने तो रूल्स को फॉलो किया है, प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, तो आप उसे लीगली कोर्ट में शो कर सकते हैं। तो दे इंश्योर कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और आप उसके अगर कोई आपके खिलाफ क्लेम करता है तो आप उसे कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी। अब इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। प्रिंसिपल जो है प्रमोट करता है ओपननेस। ये प्रिंसिपल्स हैं, इनकी वजह से क्या होता है, सब चीज़ें खुली रहती हैं, सब चीज़ें साफ साफ दिखती हैं, कुछ भी चीज़ छुपी नहीं होती है, एंड क्लैरिटी होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बिल्डिंग ट्रस्ट, जिससे कि जो यूज़र्स हैं उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उनके अंदर ट्रस्ट पैदा होता है कि भाई ये तो सब कुछ क्लियरली दिखा रहे हैं, तो कुछ भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, कोई भी फ्रॉड नहीं है इनकी कंपनी में। नेक्स्ट वन इज़ फैसिलिटेट्स प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब इसके बेसिस पे क्या हो सकता है, प्लानिंग और कंट्रोल किया जा सकता है। एक्यूरेट और सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन हेल्प करता है प्लानिंग में, बजटिंग एंड कंट्रोलिंग। बजट प्लान कर सकते हैं आप उनके बेसिस पे कि भाई इस साल इतना प्रॉफिट किया हुआ है। अगर हम अच्छे से प्लानिंग करके अपना और बजट अच्छा बना के, अगर हम जो भी हमारे चीज़ें लैग कर गई हैं उन पर कंट्रोल करके हम दोबारा से अच्छी प्लानिंग करेंगे, तो हम और क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो वो किसके बेसिस पे होगा, जब हमारी इन्फॉर्मेशन सही होगी, जब वो रूल्स को फॉलो करके बनी हुई होगी, तभी तो ये कर पाएंगे। द नेक्स्ट वन इज़ एनहेंस बिजनेस रेपुटेशन। अब जब आप रूल्स को फॉलो करेंगे, एज पर द गाइडलाइंस चलेंगे, तो क्या होगा, आपके जो इमेज है मार्केट में बिजनेस की, वो स्टेक होल्डर्स के सामने उसकी इमेज बढ़ जाएगी, आपकी रेपुटेशंस बढ़ेगी, आपको नए नए इन्वेस्टर्स मिलेंगे। जब उनके उनकी नज़रों में आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही होगी, आपका कंपनी ग्रो कर रही है, तो क्या करेंगे, नए नए कौन आएंगे, स्टेक होल्डर्स आएंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, और एट द एंड आपको ही उससे क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड द सेकेंड वन इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये होता है थ्योरी बेस्ड, जो एजम्पशंस हैं, थ्योरी हैं ये, कि हमें ये चीज़ करनी है, ऐसा एज्यूम करके चलना है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस वो होती हैं जो प्रैक्टिकलिटी में, जो नीचे बिल्कुल ग्राउंड तरीके से, जो सतह पर आई हुई है, मतलब इनको हम फॉलो करके प्रैक्टिकलिटी में ला रहे हैं इनको। ठीक है, ये है थ्योरी, जिनको एज्यूम करके चलना है, और ये जिनको हमें फॉलो करना है, बनाते वक्त इनको माइंड में रखते हुए चीज़ें बनानी है। ठीक है, इनके बारे में अभी हमने ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे, थोड़ा डीप में। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, मनी मीजर कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट, एक्रूअल, पीरियोडिक मैचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रियलाइजेशन। तो ये सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस का, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इनका मीनिंग समझ लेते हैं। दे आर फंडामेंटल आइडियाज़। ये फंडामेंटल आइडियाज़ हैं, मतलब कोर, एकदम बेसिक आइडियाज़ हैं, एजम्पशंस हैं, जिस पे कि अकाउंटिंग बेस्ड है। ये वो रूल्स हैं, वो कस्टम्स हैं, मान्यताएं हैं, ट्रेडिशन है, जिनको फॉलो किया जा रहा है बहुत पहले से अकाउंटिंग करते वक्त। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हैं, और ये वो बेसिक आइडियाज़ और एजम्पशंस हैं जिनके बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। ठीक है,
अब इसका नेचर कैसा है, ये थ्योरेटिकल फाउंडेशन अकाउंटिंग, मैंने भी पीछे बताया था आपको कि ये थ्योरेटिकल फाउंडेशन है, ये थ्योरी में लिखा हुआ है किताबों में। ये प्रैक्टिकल गाइडलाइन है, जब हम काम कर रहे हैं तब ये गाइडलाइन यूज़ की जाती हैं, फॉलो की जाती हैं अकाउंटिंग में। अच्छा, ये बेसिक एजम्पशंस है अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक्चुअली में कैसा होगा, ये एजम्पशंस लेके चलते हैं। ये वो रूल्स और प्रैक्टिस हैं जो वे ऑफ डूइंग, कि कैसे अकाउंटिंग को करना है एग्जैक्टली ये तो बताता है कि इन्वायरमेंट कैसा होगा, क्या एजम्पशंस लेके चलनी है माइंड में कि क्या हमें भाई ये ऐसा इन्वायरमेंट है तो हमें यहाँ पे ये फोकस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो, प्रैक्टिस में है, यहाँ पे कैसे अकाउंटिंग करनी है, प्रैक्टिकलिटी को दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद है ओरिजिन, तो दे आर क्रिएटेड बाय द प्रोफेशन और द अकाउंटिंग थ्योरी, ये प्रोफेशंस ने बनाया है और अकाउंटिंग थ्योरी के बेसिस पे बने हैं। ये डेवलप्ड बाय द लॉन्ग यूजेज, जैसे जैसे चीज़ों को यूज़ किया गया, जो जो ट्रेडिशन फॉलो किए गए, जनरल एक्सेप्टेंस क्या एक्सेप्ट किया गया, तो उसके बेसिस पे बने हैं ये। एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मीजर कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, और कन्वेंशंस के क्या हैं, कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशंस ऑफ डिस्क्लोजर एंड कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी। अगर देखिए आपके एग्जाम्स में आता है डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, तो आप इजीली इसको पूरा अच्छे से बना के लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके लिए मैं लेके आई हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस इसको अच्छे से पढ़ना है, और बहुत ही इजी लैंग्वेज है ये, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ मैंने वर्ड्स यूज़ करे हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने इसको रखा है ताकि आप लोग भी इसे अच्छे से समझ पाएँ, और ये बहुत आप इजीली जाके अपने एग्ज़ाम में बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेबिलिटी मतलब कहाँ एप्लीकेबल है ये, तो दे आर यूनिवर्सल, सभी जगह पर, एंड अप्लाई टू एवरी बिजनेस, हर एक बिजनेस पे अप्लाई होते हैं ये वेरी कर सकते हैं फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस। अब हर एक बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो उन पर्टिकुलर बिजनेस के सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये जनरली ये सभी जगह पे सारी कंपनीज में यूज़ किया जाता है। अब आ जाते हैं अथॉरिटी, दे हैव ग्रेटर अथॉरिटी, अब इनके पास ये अथॉरिटी ज़्यादा है इनकी, एंड आर मोर फंडामेंटल है, इनकी अथॉरिटी लेस है, एंड आर सेकेंडरी इन नेचर है, इनको सेकेंडरी, पहले तो इनको फोकस किया जाएगा कि क्या एक्चुअली हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद हम कन्वेंशंस पे आते हैं। अच्छा, फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन डिटरमाइनिंग कि व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी, अब ये हमें बताते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो अभी अब ये बिल्कुल अब क्लियर हो जाएगा आपको इस लास्ट लाइन से, कि इसमें तो बताते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन, और कंजर्वेटिव्स बताने हैं कि कैसे उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है और प्रेजेंट करना है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें तो बताया कि क्या इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली हमें रिकॉर्ड करनी है, और कन्वेंशंस में हमें क्या बताया गया है कि करनी कैसे है। ये तो हमें पता चल गया कि ये करनी है, लेकिन अब करनी कैसे है वो किस में बताया जाएगा, कन्वेंशंस में बताया जाएगा। तो उम्मीद है आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इजीली इसे बना के लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन समझते हैं कि ये हैं क्या। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट वन, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट द बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, देयर फॉर ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दैट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाइल द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर आर केप्ट सेपरेट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मैंने एक कोई कंपनी स्टार्ट करी, ABC कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है, और मैं एक अलग इधर एक उमंग नाम हूँ, ठीक है, मैं उमंग हूँ, मैंने ये कंपनी स्टार्ट करी, अब मैंने इसको क्या दिया, इसमें कैपिटल लगाई, तो ये क्या होगा, ये जो कैपिटल जो मैंने लगाई ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी होगी, जो आगे जाके इस कंपनी को मुझे वापस करना होगा। तो मैं और मेरी ये कंपनी, हम दोनों ही एक सेपरेट लीगल एंटिटी, हम दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं इस कंपनी को लोन देती हूँ तो वो क्या होगा, इसके लिए लाइबिलिटी होगी, ये हर महीने जैसे भी इंटरेस्ट का रूल फॉलो किया जाएगा उस बेसिस पे ये हर महीने मुझे क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। लेकिन अगर वहीं मैं कंपनी में से कुछ पैसे निकालती हूँ तो वो एज अ मेरी अलग
रिकॉर्ड्स बनेंगे उसमें ड्राइंग के तौर पे आएगा कि मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ये कंपनी से पैसे लिए हैं, ठीक है। तो वो उसके कंपनी के एक्सपेंसेस नहीं माने जाएंगे, वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस माने जाएंगे। तो इसलिए अगर मैं कोई खर्चा करती हूँ तो मेरे नाम से अलग एक अकाउंट बनेगा और कंपनी का अपने नाम से ABC के नाम से अपना अलग एक अकाउंट बनेगा, जिसमें वो कैपिटल अगर ले रहा है, अगर मशीनरी खरीदी जाती है, कोई मशीनरी खरीदी जाती है जो कंपनी के यूज़ में आएगी, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, वो कंपनी के अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी। कहाँ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, कंपनी के। लेकिन अब ये माना जाता है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका जो ओनर है वो अलग है। इसीलिए राज एक एग्जाम्पल भी लिखा है कि राज स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 5 लाख रुपीज़। तो ये अमाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा एज द कैपिटल इन द बुक्स अकाउंट लेटर। अगर और वो क्या है, एक लाइबिलिटी है कंपनी के लिए जो कि उमंग नाम से है और वो उसे वापस करनी है इन फ्यूचर। अब मैंने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज़ के लिए 20,000 रुपीज़, तो ये एज अ ड्राइंग रिकॉर्ड किए जाएंगे, नॉट एज अ बिजनेस एक्सपेंसेस। ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, ये ड्राइंग है जो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बहुत आसान है कॉन्सेप्ट, नाम से ही आपको समझ में आ जाएंगे इजीली। तो इसमें ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत मारने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका जो नाम है वो ही सीधे से बता रहा है कि क्या चीज़ है, बस आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। गोइंग कंसर्न में क्या है कि जो लंबे समय तक चले। अब आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, ABC, आपने कोई बिज़नेस खोला, आपको उसमें इंटरेस्ट था। अब आप यही तो एज्यूम करके चलोगे कि हमारा जो बिज़नेस है वो लंबे समय तक चलेगा। या फिर कोई अपना बिज़नेस इसलिए स्टार्ट करता है कि नहीं भाई हमने आज स्टार्ट किया और 2 दिन बाद हम इस बिज़नेस को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, 2 साल बाद, 3 साल बाद। ऐसा कोई सोचता है? सबको प्रॉफिट अच्छा लगता है, सब लंबे समय के लिए बिज़नेस को चलाना चाहते हैं। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये एज्यूम करता है कि बिज़नेस विल कंटिन्यू, बिज़नेस कंटिन्यू करेगा उसके ऑपरेशंस को फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए, आगे आने वाले सभी सालों के लिए। तो इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि हम इस बिज़नेस को क्लोज कर देंगे या लिक्विडेट कर देंगे नियर फ्यूचर में, आने वाले टाइम में। अब इसी के बेसिस पे हम जो मशीनरीज होती हैं उनको क्या करते हैं कि डेप्रिसिएशन लगा के, तभी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जो हर साल उस जो मशीन की वैल्यू होती है उसको कम करता जाता है। अब जैसे आपने कोई मशीन खरीदी, ये एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, कंपनी ने परचेज़ करी मशीन 10 लाख की। अब उसकी यूज़फुल लाइफ है कि 10 साल तक उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब वो जो हम मशीन यूज़ करेंगे, ऐसा तो नहीं कि सारी मशीन इसी साल में, पहले साल में यूज़ कर लेंगे, नहीं ना, उसको आगे माने। अब उसकी हमें पता चल गया कि 10 साल की उसकी वैल्यू है, 10 साल तक हम उस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं हम पहले साल में ही सारी मशीन को यूज़ कर लेंगे। तो हम धीरे धीरे उस एक्सपेंस जो है, वो जो खर्चा है, उसको हर एक साल में धीरे धीरे डेप्रिसिएशन लगा के चार्ज करते जाएंगे, उन 10 सालों में उसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। हर एक साल का एक एक करके हम उस पर लगाते जाएंगे, तो वो सभी ईयर्स पे वो बराबर चार्ज हो जाएगा। ये है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब हमारा नया कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, साफ दिख रहा है सामने से, मतलब इसके नाम से पता चल रहा है कि जिन ट्रांजैक्शंस को हम मनी में मेज़र कर सकते हैं उन्हीं को हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मनी मेजर कॉन्सेप्ट, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स। तो जिनको हम मनी में क्या कर सकते हैं, मीज़र कर सकते हैं, उनको हम क्या करेंगे, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब हमारा एग्जांपल है जैसे कि परचेज़ ऑफ फर्नीचर हमने परचेज़ करा 60,000 का, उसे हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। हाउएवर अब किसी भी एम्प्लॉय की ऑनेस्टी है, वो भी हमारी कंपनी में एक अच्छा प्रॉफिट लेकर आ रही है, वो अच्छे से काम कर रहा है, उससे प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो क्या हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं, इट विल बी नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज इट कैन नॉट बी मीजर्ड इन मनी। हम उसे मीज़र नहीं कर सकते मनी में, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मनी मीज़र कॉन्सेप्ट मीन्स जिनको हम मनी में मीज़र कर सकते हैं उन्हीं को हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि स्टेट्स दैट सारे एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा उनकी ओरिजिनल परचेज कॉस्ट पे एंड नॉट एट देयर करंट मार्केट वैल्यू। अब हो सकता है किसी ने कोई मशीन खरीदी 1 लाख की, ठीक है, 1 लाख की मशीन खरीदी। अब करंटली उसका प्राइस एक इंसान को, अब हम उस को बेचने जाएं मार्केट में, तो एक इंसान उसके लिए दे रहा है हमें, उसी की वैल्यू है 2 लाख, कहीं पे है उसी की वैल्यू 3 लाख। तो ये क्या आ जाएगा, बायसनेस आ जाएगा। तो हम
चीज़ों को अच्छे से कंपेयर कर सकें, ठीक है, और हम उसकी सही वैल्यू दे सकें। तो उसके लिए हम उसकी जिस वैल्यू पे हमने वो ख़रीदा था, जिस कॉस्ट में हमने उसको ख़रीदा था, उसी पे ही उसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी बैलेंस शीट में हर साल, उसी पे ही, और उसी पे ही हम डेप्रिसिएशन लगा लगा के उसको ख़त्म करते जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जितनी भी हमारे जो एसेट्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाएगा जिस पर ओरिजिनल प्राइस पे उन्हें ख़रीदा था, ना कि करंट मार्केट वैल्यू में। उससे क्या होगा, चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी और ट्रू और फेयर जो पोजीशन है कंपनी की वो नहीं निकल के आ पाएगी, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट। हर एक जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके दो एस्पेक्ट निकल के आते हैं, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। एक निकल के आता है डेबिट और एक निकल के आता है क्रेडिट। तो हमें क्या करना होगा कि जैसे गुड्स हैं, अब हमने गुड्स खरीदे 40,000 के गुड्स खरीदे और वो हमने कैश में खरीदे, तो अब जो अकाउंट्स होंगे वो दो पे इफेक्ट पड़ेगा। पहला, गुड्स का जो अकाउंट होगा वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा 40,000 से। क्यों? क्योंकि हमारे पास गुड्स आए हैं, हमारे पास गुड्स आए हैं, तो वो क्या होगा, 40,000 से इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जब हमने कोई चीज़ खरीदी तो कैश हमारा गया ना, जिससे कि 40,000 हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसमें क्या कहते हैं कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ एन इक्विवेलेंट क्रेडिट। जितने का डेबिट हुआ है उतने ही सेम वैल्यू पे हमने क्या किया है, दूसरी तरफ क्रेडिट किया है। और इसी के बेसिस पे जो पूरा सिस्टम होता है डबल एंट्री का, बुक कीपिंग का, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है कि हर एक डेबिट का कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा। अगर एक तरफ कुछ हमने लिया है तो दूसरी तरफ हमने दिया भी है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये बात को फॉलो करता है। अब आ जाते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि इनकम को रिकॉर्ड किया जाएगा जब हमने उसे अर्न कर लिया, और एक्सपेंसेस, खर्चों को रिकॉर्ड किया जाएगा जब हमने उन्हें खर्चा कर दिया है। अब इससे कोई मतलब नहीं कब आप उसका कैश ले रहे हैं या दे रहे हैं। अब आपने कोई मशीन थी, मशीन में कोई काम करवाया आपने, ठीक है, तो वो खर्चा हो गया ना आपने। लेकिन आप उसका जो पैसा है, आप जो पे करेंगे, वो आप कह रहे हैं कि हम 3 दिन बाद पे कर देंगे, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड कब करेंगे, आप उसे रिकॉर्ड तब करेंगे जब वो खर्चा हो गया है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप उसका पैसा कब देंगे। अब आपको कोई इनकम हुई, ठीक है, आपने कोई चीज़ सेल करी और उससे आपको क्या हो गया, इनकम हो गई, ठीक है। तो जब, लेकिन उसका जो पैसा है वो आपको अब मिलेगा नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, क्या होगा, नेक्स्ट मंथ में रिसीव होगा। लेकिन हम उसको रिकॉर्ड कब करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे इसी मंथ में, क्योंकि वो इनकम हमें अभी हो गई है हमारी। इससे कोई मतलब नहीं होगा कि वो कब पैसे कब मिलेंगे, नहीं, जब वो इनकम हो चुकी है, जब हमने अर्न कर ली है, और एक्सपेंसेस जब हमने खर्चा कर दिया है, रिगार्डलेस जब हमें कैश रिसीव होगा या हम उसे पे करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। जब ये चीज़ें हो गई हैं तभी हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। अब जैसे सैलरी 30,000 मार्च की रिकॉर्ड किए जाएंगे एज एन एक्सपेंसेस इन मार्च, इवन दो इट इज़ पेड इन अप्रैल। चाहे हम उसे अप्रैल में देंगे, लेकिन अभी हम उसे एज एन एक्सपेंस कहाँ, किस मंथ में दिखाएंगे, मार्च के मंथ में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज़ पीरियोडिक मैचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब एक ईयर का बनता है रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे साल की बनती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जितना हमने खर्चा करा, जितने हमारे एक्सपेंडिचर हुई, उसी का हमारा इनकम हुई, तो ये दोनों क्या करेंगे, हम इनको मैच करेंगे कि क्या ये बराबर हैं या नहीं। और ये मैच करने चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो मतलब आपसे पीछे कहीं गड़बड़ी हुई है, कहीं आपने ट्रांजैक्शंस को गलत रिकॉर्ड किया है। ये कॉन्सेप्ट ये स्टेट करता है कि एक्सपेंसेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड with the income earned during the same period to determine the correct profit or loss। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, इससे क्या पता चलेगा, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों को मैच करते हैं, इनकम भी और एक्सपेंडिचर भी। इसमें बिजनेस ने अर्न किए 8 लाख रुपीज़ फ्रॉम सेल ड्यूरिंग द ईयर, और उसने खर्चा कितना किया था, 5 लाख का। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 लाख का। यानी कि अगर हम इसमें 3 लाख ऐड कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो इनकम हुई, हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारा 3 लाख का हुआ है। खर्चा क्योंकि हमारा 5 का था और हमने सेल करी 8 की, तो हमारा फ़ायदा कितने का हुआ, 3 लाख का, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए हम पीरियोडिक मैचिंग करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर की,
ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जब इट इज़ अर्न, यूजुअली व्हेन गुड्स एंड आर सोल्ड और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एंड नॉट व्हेन कैश इज़ रिसीव। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि कैश रिसीव होगा उससे कोई मतलब नहीं। जब हमें रेवेन्यू, जब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है, हमारे पास चीज़ आ गई है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की कहता है कि रेवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज जब वो अर्न कर लिया गया है, यूजुअली जब गुड्स और सोल्ड और सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है, ना कि जब कैश रिसीव। अब हमने कोई सेल करी, कोई प्रोडक्ट हमने बेचा, जब उसकी ओनरशिप हमारी तरफ से चली गई, ओनरशिप हमारी तरफ से सामने वाले कंज्यूमर को चली गई, कोई पी इंसान है, इसको हमने बेचना था, हमने इसको ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, तो यही क्या हो गया, यहीं पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। इससे मतलब नहीं वो हमें जो कैश है वो 4 दिन के बाद दे रहा है, 1 महीने के बाद दे रहा है, लेकिन हमारी तरफ से चीज़ चली गई और हमने क्या कर लिया, रेवेन्यू को अर्न कर लिया, तभी हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो अब बिजनेस सेल कर रहा है 75,000 क्रेडिट पे, उधारी पे बेच रहा है गुड्स को, तो एज अ रेवेन्यू 75,000 रिकॉर्ड किया जाएगा ऑन द डेट ऑफ द सेल, जिस दिन सेल हुई है, ना कि कंज्यूमर जो पे करेगा लेटर, उस पर नहीं, जब सेल हुई है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब हम पढ़ेंगे कन्वेंशंस जो प्रैक्टिकलिटी में आते हैं। अब कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है, ये कह के चल रहे हैं कंजर्व करना। हम इन फ्यूचर हमारे होने वाले जितने भी लॉसेस हैं उनको हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे, लेकिन प्रॉफिट को हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों? अब कोई भी जैसे फ्यूचर में होने वाली जो अच्छी चीज़ होती है ना, उसको पहले से ही उजागर नहीं करते हैं कि हमें पता है हमारे साथ ये अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब ज़्यादा सबको बताते हैं तो क्या होती है, नज़र लग जाती है ना। तो इसलिए, और जो गलत होता है उसके बारे में हम सोच के चलते हैं कि ये गड़बड़ हो सकती है, तो हमें अपने माइंड में दूसरा ऑप्शन रख के चलना है कि भाई इसके अगर ये गड़बड़ हुई तो हम ये चीज़ को करेंगे। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्स ये कहता है कि एक्सपेक्टेड लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज। हमने एक्सपेक्ट, तभी तो बैड डेब्ट्स बनते हैं, प्रोविजन फॉर द बैड डेब्ट्स, कि अगर बैड डेब्ट्स, अगर फ्यूचर में जो उधारी है हमने किसी को दी है, अगर वो वापस नहीं आती है तो उसका हम प्रोविज़न बना के चलते हैं। हर साल हम थोड़ा थोड़ा पैसा उस प्रोविज़न के लिए निकाल के रखते हैं कि अगर वो बैड डेब्ट हुए तो हम उससे रिकवर कर लेंगे। तो वाइल एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को नहीं हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड लॉसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अनटिल दे आर एक्चुअली रियलाइज, जब तक प्रॉफिट हो नहीं जाता तब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे एंटिसिपेट के बेसिस पे, लेकिन लॉस को करेंगे। तो इन्वेंट्री कॉस्ट है 1 लाख की, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है, 90,000 हो जाती है। तो इफ़ इट इज़ वैल्यू 90,000 हो गई तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे 90,000 दिखाएंगे। क्यों? अगर ये 1,10,000 हो जाती तो हम इसको 1,10,000 नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर में का जो प्रॉफिट है उसको एंटिसिपेट करके नहीं चलना है, लेकिन लॉस को एंटिसिपेट करके चलना है। ठीक है, अब आता है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब साफ दिख रहा है इसमें क्या बोल रहा है कि सब कुछ डिस्क्लोज करके चलना है, सब कुछ दिखा के चलना है। तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर ये कहता है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जितनी भी मटेरियल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो फुली डिस्क्लोज होगी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर कंपनी इन्वॉल्व है किसी मेजर लीगल केस में तो डिटेल को डिस्क्लोज किया जाएगा इन द नोट्स टू अकाउंट्स में कि भाई इनके पास ऊपर ये केस, लीगल केस चल रहा है। ठीक है, तो कुछ भी छुपाना नहीं है, सब कुछ बताते हुए चलना है। ठीक है, अब कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब एक ही चीज़ को लगातार अपनाते हुए जाना। अब कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी स्टेट करता है कि सेम अकाउंटिंग मेथड और पॉलिसीज़ को फॉलो करना है हर साल, अनलेस देयर इज़ अ वैलिड रीज़न फॉर चेंज। अब आपने कोई चेंज किया तो अगर आपने चेंज किया तो पहले आपको उस चेंज का एग्जैक्ट रीज़न बताना होगा। नहीं यूजेस द स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर ली थी, ठीक है, डेप्रिसिएशन के लिए एवरी ईयर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर वो दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करने लगी तो उसका उसे रीज़न देना पड़ेगा कि हमने क्यों चेंज किया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। अब कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी ये कहती है कि ओनली सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जो कि इन्फ्लुएंस कर सकती है डिसीजन ऑफ यूजर्स शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जो मटेरियल है इन्फॉर्मेशन उसी को ही हम रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट्स में, बाकी जिससे कोई फ़र्क नहीं, बहुत छोटी। अब जैसे कोई कंपनी है, वो कंप्यूटर की कॉस्ट है 60,000 रुपये, रिकॉर्डेड एज अ फिक्स्ड एसेट, तो इसको तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है, इससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अब तुमने पेन खरीदे 100 रुपये के, वो ऑफिस एक्सपेंसेस दिखा दिया, ये मटेरियल नहीं है क्योंकि बहुत छोटे छोटे पिटी अमाउंट हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसमें 100 रुपये की वैल्यू तो बहुत कम हो गई ना। अगर कोई किसी की कंपनी है 2 करोड़ है उसकी कंपनी में, ठीक है, ठीक है, 2 करोड़ है, तो उसके कंपनी में अगर 100 रुपये का खर्चा हो रहा है, 2 करोड़ की कंपनी है, 100 रुपये का खर्चा हो रहा है, तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर तुमने कोई 1 लाख की मशीनरी ली तो उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि 1 लाख बड़ा अमाउंट है, उससे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, जो चीज़ें मटेरियल बेसिस पे दिख रही हैं, जिनसे कोई इन्फ्लुएंस होगा, कोई इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस करेगी डिसीजन को, तो उसको हमें रिकॉर्ड करना है। लेकिन जो बहुत छोटी चीज़ें हैं उनको हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोग भी इनके हेल्प से अपने अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, लाइक कमेंट करें कि आपको कैसी लगी। अगर कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं, कुछ लगता है कि आपको कि मैम को चेंज करना चाहिए, तो आप वो सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।